नमस्कार बच्चों, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का पार्ट 3। हाँ जी, ये इसकी तीसरी वीडियो है, तो याद चैप्टर एंड हो जाएगा, तो सभी बच्चे इसे ध्यान से समझें। बहुत इजी चैप्टर रहा है और आज हमारी जो बात चलेगी वो है हमारा डिवीज़न ऑफ सेक्टर एंड एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते क्या हैं, ये हमें आज समझना है। तो लेट अस द एग्जामिन अनदर वे। थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं से पहले, ठीक है, ओके। Let us the examine another way of the classifying the activity in the economy. This look at the way people are employed, that are there the condition of a work. तो यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें हमें एक कांता, एक कमल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इनके वर्क करने की कंडीशंस को पहचानिए। तो आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलो एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। तो इससे हमें क्या पता लगता है, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लगता है। तो इसमें सबसे पहले आती है कांता। तो कांता वर्क इन एन ऑफिस, कांता एक ऑफिस में काम करती है, ठीक है। एंड सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का उसका जो है ये अपना काम होता है। सी गेट हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, महीने के एंड में उसे सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ साइड में हम लिख लेते हैं, एवरी मंथ सैलरी, तो मैंने मार्क कर लिया एवरी मंथ, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं रेगुलर सैलरी, ठीक है। तो वहीं पे आप इसी बात को ध्यान रख सकते हो कि इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सैलरी। तो इसका मतलब इसमें रेगुलर सैलरी जो है वो हमें मिलती है, ठीक है, ओके। एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिख रहा होगा, जैसे 9:30 टू 5:30, तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। तो यानी कि एक रिजिड टाइम होता है जिसके अंदर जॉब करनी होती है, ओके। आगे आता है, इन एडिशन टू द सैलरी सी ऑल्सो गेट द प्रोवाइड द फंड एज पर द रूल्स लीड डाउन बाय द गवर्नमेंट। और उसके लिए प्रोविडेंट फंड उसका कटता है। तो प्रोविडेंट फंड मतलब उसे एक तरह से ग्रेजुएटी मिलती है जो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो सरकार के द्वारा जो उसे ग्रेजुएटी मिलती है वो गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अनुसार मिलती है, क्लियर। तो यानी कि इसके अंदर रूल और रेगुलेशन होते हैं, ओके। तो सी ऑल्सो गेट द मेडिकल एंड अदर अलाउंस, और इसके अलावा उसे मेडिकल अलाउंस और अदर अलाउंस मिलता है। अलाउंस मतलब क्या होता है, भत्ता, ठीक है। तो याद रखना है, अलाउंस का मतलब क्या होता है, भत्ता। भत्ता मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी। यानी कि जैसे मान लो कोई शहर में रहता है तो उसका खर्चा अधिक होगा तो उसे रहने सहने का खर्चा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो भत्ते मिलते हैं उसे हम अलाउंस बोलते हैं, ओके। कांता डज नॉट टू गो ऑफिस ऑन द संडे, कांता को संडे को ऑफिस नहीं जाना होता। इसका मतलब एक रेगुलर छुट्टी उन्हें मिलती है, तो इसके अंदर छुट्टी की जा सकती है। और अगर वो छुट्टी करते भी हैं तो पेड हॉलीडे होता है, यानी संडे के उसके पैसे नहीं कटते, क्लियर है बात, ओके। तो व्हेन सी जॉइन वर्क सी वाज गिवन एंड द अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, स्टार्टिंग ऑल ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द वर्क। और जब उसने ज्वाइन करा था तो एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसके अंदर सभी टर्म और कंडीशन लिखी हुई थी, क्लियर है बात। तो जब ये सारी चीज़ें किसी एम्प्लॉयमेंट के साथ होती है, एम्प्लॉय के साथ होती है, तो उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज, हाँ जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की पहचान हुई। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्या पहचान हुई आपको, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंतर्गत रेगुलर सैलरी मिलती है, पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन काम करते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं मिलती है, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई छुट्टी होती है तो उसकी सैलरी नहीं कटती, वो पेड हॉलीडे कहलाता है, क्लियर है बात। इसके अलावा दूसरा आता है हमारा कमल। तो कमल की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो कमल इज़ कांता नेबर, कमल जो है कांता का पड़ोसी है। ही इज़ अ डेली वेजिस लेबर। डेली वेजिस का मतलब होता है जिसे रोज़ काम करना होता है, रोज़ उसको पैसे मिलते हैं, तो उसे हम डेली वेजिस लेबर कहते हैं, ठीक है। डेली वेजिस लेबर इन अ नियर बाय ग्लोसरी शॉप, ठीक है, एक छोटी सी दुकान है उसमें वो काम करता है। ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30, ठीक है, इन अ मॉर्निंग, वो सुबह 7:30 बजे जाता है, ठीक है। एंड द टिल 8 PM, और रात को 8 बजे तक वो काम करता है, इन द इवनिंग, ठीक है, शाम तक। तो आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो टाइम है, यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा है, ओके। पूरे 12 घंटे से ऊपर का टाइम इंटरवल है, और वहाँ पे क्या था, टाइम इंटरवल लिमिटेड था, ठीक है।
8 घंटे का टाइम इंटरवल था। तो ही गेट नो अदर अलाउंस, और इसको एक्स्ट्रा काम करने का कुछ अदर अलाउंस भी नहीं मिलता है, ठीक है, फ्रॉम हिज वेजेस, केवल उसको अपनी वेजेस मिलती है। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डे, ठीक है, ही डज़ नॉट वर्क, ठीक है, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम भी करता है तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, और जिस दिन वो काम नहीं करेगा उस दिन उसे पैसे पेड नहीं होंगे। क्लियर? ही वॉज देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडे, ठीक है, तो उसको कोई लीव नहीं मिलती है, और उसको उसका जो हॉलीडे है वो भी पेड नहीं है, छुट्टी करेगा तो पैसे कटेंगे। तो नॉर वाज द गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन द एम्प्लॉयड इन अ शॉप, ठीक है, और जब उसने ज्वाइन करा था तो उसे किसी भी तरह का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लेटर भी नहीं दिया गया था, अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं दिया गया था, ठीक है। ही कैन आस्क टू लीव एनी टाइम बाय हिज द एम्प्लॉयर, और उसे एम्प्लॉयर द्वारा कभी भी निकाला जा सकता है। क्लियर है बात? तो इन दोनों में आपको अंतर दिखाई दिया होगा भाई, सैलरी के बेस पर अंतर है, ठीक है, हॉलीडे के बेस पर अंतर है, रूल और रेगुलेशन के बेस पर अंतर है, ग्रेजुएटी के बेस पर अंतर है, ठीक है, वेजेस के बेस पर अंतर है ना। तो यहाँ पे रेगुलर सैलरी है, वहाँ रेगुलर सैलरी नहीं है। तो डू यू सी द डिफरेंस इन द कंडीशन ऑफ द वर्क बिटवीन द कांता एंड कमल, क्या दोनों के काम करने की कंडीशंस में कुछ अंतर समझ आता है आपको? तो यहाँ पे हमें इनके बीच अंतर बताना होता है। तो कांता वाज इज़ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो कांता जिस सेक्टर में काम कर रही है वो कैसा सेक्टर है हमारा? ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। एंड अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज द इंटरप्राइज और अ प्लेस ऑफ अ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर द रेगुलर एंड देयरफॉर। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है एक ऐसा सेक्टर होता है जिसके अंदर रूल और रेगुलेशन से काम किया जाता है। पीपल हैव द एश्योर्ड वर्क, दे आर रिजाइन they are registered by the government, have to follow its the rule and regulation which given the various law such as the Factories Act, Minimum Wage Act, Payment Gratuity Act, Shop and Establishment Act। तो ये कुछ कानून है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से कानून काम करते हैं, तो उनके लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में बोला रूल और रेगुलेशन से वर्क किया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन होते हैं, रजिस्टर्ड जो होता है उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज वर्कर होता है उसका नाम दर्ज होता है, इसके अलावा उसके अपने खुद के बहुत सारे कानून होते हैं। क्लियर? इट इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइज्ड, इसे ही ऑर्गेनाइज कहते हैं, बिकॉज इट वाज द सम फॉर्मल प्रोसेस एंड द प्रोसीजर, क्योंकि इसके अंदर काम करने के लिए क्या होता है? फॉर्मल प्रोसेस या प्रोसीजर होता है। सम ऑफ दीज द पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनी वन, ठीक है, बट मे वर्क ऑन द अदर देयर ऑन, बट they too have to register themselves with the government and the follow the rule and regulation, ठीक है। तो इन्हें क्या करना होता है? रूल और रेगुलेशन के अनुसार ही काम करना होता है। क्लियर? वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी बात, इसे मार्क कर लेते हैं। तो एक डिफरेंस बन गया ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसकी जॉब कैसी होती है? सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है। क्लियर? तो दे आर एक्सपेक्टेड टू द वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट बन गया कि ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, कि कुछ घंटे ही काम करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम, ठीक है, और अगर काम ज़्यादा होता है तो क्या पेड होगा? ओवर टाइम भी पेड होगा बाय द एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। दे ऑल्सो गेट द सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा अदर बेनिफिट भी दिए जाते हैं। तो व्हाट आर, तो कैसे होते हैं वो अदर बेनिफिट? दिस बेनिफिट दे गेट द पेड लीव, जैसे पहला बेनिफिट क्या है? पेड लीव, ठीक है, कि छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे। पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडे, ठीक है, एंड प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि अदर बेनिफिट क्या है, तो ये अदर बेनिफिट होते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो आगे आता है दे आर सपोज टू गेट द मेडिकल बेनिफिट, कुछ मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं। अंडर द लॉ द फैक्ट्री मैनेजर्स हैव टू बी इंश्योर द फैसिलिटी लाइक अ ड्रिंकिंग वाटर एंड द सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशन एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें बताइए बात कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, इसके अलावा अगर साफ़ पानी मिलता है पीने के लिए, और इसके अलावा वर्किंग कंडीशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है काम करने की, ठीक है।
तो ये चीज़ें यहाँ ध्यान रखी जाती है। और अगर कोई वर्कर रिटायर होता है तो उसे टाइम पेंशन वगैरह भी दी जाती है। डन। ओके, इन कॉन्ट्रैक्ट कमल वर्क इन द अंडर गोज सेक्टर। जो अगर हम कमल की बात करते हैं तो द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो कमल किस में काम कर रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। इज़ द करेक्टर बाय द स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट, ठीक है, विच आर द लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है काफ़ी बड़ा सेक्टर है। ओके, देयर आर द रूल एंड रेगुलेशन बट दीज आर द नॉट फॉलो। इसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन अवश्य होते हैं पर उन्हें कोई भी फॉलो नहीं करता, ठीक है। जॉब हेयर आर इज़ लो पेड, ठीक है, इसके अंदर जो जॉब होती है वो कैसी होती है? लो पेड जॉब होती है। ओके, तो देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, इसके अंदर किस तरह का ओवर टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, इसे मार्क कर लेंगे हम कि इसके अंदर कोई भी ओवर टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। पेड लीव हॉलीडे एंड लीव ड्यू टू द सिकनेस ETC, ठीक है, इसके अंदर जो हॉलीडे होता है वो भी पेड होता है। पेड का मतलब है कि अगर छुट्टी करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट इज़ द नॉट सिक्योर, इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी काम से निकाला जा सकता है। ओके, पीपल कैन बी अस्ट टू लीव विदाउट एनी रीज़न, ओके, और व्यक्ति भी बिना रीज़न के कभी भी छुट्टी कर सकता है। वैन इज़ लेस वर्क, ठीक है, सच एज अ ड्यूरिंग सम सीज़न, और कुछ सीजनों में इसमें काम भी नहीं होता, काम कम होता है, ठीक है। सम पीपल मे बी द आस्क्ड टू लीव, अ लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वीम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, तो ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो काम देगा या नहीं देगा, ठीक है। द सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हु आर द एम्प्लॉयड ऑन देयर ऑन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग द रिपेयर वर्क, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब एम्प्लॉयर हैं जो ऐसे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, जैसे दुकान में सामान बेचना, ठीक है, या टायर ट्यूब का जो ये काम करते हैं ना, जो मतलब पंचर वगैरह लगाते हैं, वो सब, ये सब क्या है? हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली फार्मर वर्कर्स ऑन देयर ऑन, ठीक है, एंड हायर लेबर एज व्हेन दे आर द रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरह से जो फार्मर होते हैं वो खुद तो काम करते ही हैं, इसके अलावा वो देखते हैं कि अगर उन्हें और वर्करों की ज़रूरत है तो वो और वर्कर भी हायर कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्क इन देयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है जी। हमें ऑर्गेनाइज का तो पता लग गया कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ये बताइए। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी क्या है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में, इसलिए आजकल जो है सरकार इस पर ध्यान देने लगी है, ठीक है। तो द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर द जॉब दैट आर द मोस्ट शॉर्ट आफ्टर बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन द एक्सपेंडेड वेरी स्लोली, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सिक्योर होता है पर उसके अंदर जो जॉब्स हैं वो क्या है? आजकल बहुत कम है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड द मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए लोग क्या करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवाड टैक्सेस एंड द रिफ्यूज़ टू द अलाउ द लॉ दैट द प्रोटेक्ट लेबर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि उनके पास किसी भी तरह की कानूनी सुविधा नहीं होती है, किसमें? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। और वो कुछ कानूनों को तोड़ते भी, एक सिंपल सी बात है, यानी कि कानूनी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या नहीं है? एक तरह से कानूनी नहीं है। तो एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर आर द फोर्स टू इंटायर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब विच पे अ वेरी लो सैलरी, और इनकी सैलरी कैसी होती है? बहुत कम होती है, ओके। तो दे आर ऑफन एक्सप्लॉटेड एंड नॉट पेड अ फॉर वेजेस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? उनकी जो वेजेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, फेयर वेजेस नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा एक्सप्लोटेड होता है, उनका एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोटेड का मतलब होता है शोषण करना एक तरह से, कि उनकी दुकान कभी खुलवा दो, कभी बंद करवा दो, ठीक है। तो उसमें मतलब मनमानी चल जाती है, ओके, क्योंकि वो कैसा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ओके। देयर अर्निंग आर लो, इनकी जो इनकम है वो कम होती है। नॉट रेगुलर, इनके लिए रेगुलर वर्क भी नहीं होता, जैसे फेरी वाले, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, ओके। तो दीज जॉब आर नॉट सिक्योर, इसके अंदर जॉब जो है वो सिक्योर नहीं होती, ठीक है। हैव नो अदर बेनिफिट, इसमें किसी भी तरह के अदर बेनिफिट नहीं मिलते। अदर बेनिफिट मतलब जैसे मैंने बताया था, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ग्रेजुएटी फंड नहीं मिलता, ठीक है, या किसी भी तरह का आपका क्या कहते हैं अलाउंस नहीं मिलता एक्स्ट्रा, ओके।
तो सिंस द 1990s इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी द लार्ज नंबर ऑफ द वर्कर लूजिंग देयर द जॉब इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और 1990 में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर से अपने जॉबें खोई थी। 1990 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई थी, बता सकते हो? तो 1990 में पड़ा था अकाल। क्या पड़ा था? अकाल, ठीक है। तो जो अकाल था उसकी वजह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो अचानक से बंद हो गए थे, ठीक है। तो देयर वर्कर आर द फोर्स टू टेक अप द जॉब इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसकी वजह से उन लोगों को किस में काम करना पड़ा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ा। सेक्टर विच आर लो अर्निंग, ठीक है, उनकी इनकम कम हो गई। एंड बिसाइड्स द नीड ऑफ द मोर वर्क देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट ऑफ द वर्कर, ठीक है, इन द यूनर गेन सेक्टर, ठीक है। तो ये एक ऐसा सेक्टर बन गया जिसके अंदर अब लोगों को नीड थी प्रोटेक्शन की। तो उन्हें प्रोटेक्शन कौन दे? जब ऑर्गेनाइज नहीं है तो प्रोटेक्शन कौन देगा? तो प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने इसमें फिर काम करना शुरू करा। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अब आजकल क्या है? प्रोटेक्शन है। पर कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन है? ठीक है, भाई ऑर्गेनाइज में तो प्रोटेक्शन है ही है, अनऑर्गेनाइज में भी प्रोटेक्शन है, पर कहाँ तक प्रोटेक्शन है, कितनी हद तक प्रोटेक्शन है, तो इस पर कानून बनाए गए। ओके, तो हु आर दीज वनरेबल पीपल, ठीक है, हु नीड द प्रोटेक्शन, कि ऐसे लोगों को कौन प्रोटेक्शन देगा? ठीक है, वनरेबल का मतलब क्या हो गया? जो अपने काम को छोड़ के दूसरे काम में अचानक से जाते हैं उन्हें वनरेबल पीपल कहा जाता है, ठीक है। तो इन द रूरल एरिया द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंपेरिज अ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेवल। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आते हैं, कौन से सेक्टर में? रूरल एरिया में, ठीक है। तो याद रखना है, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ठीक है, और शेयर क्रॉपर एंड आर्टिशियन, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं? वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, क्लियर। तो ये सब किस में आते हैं? आपके वनरेबल पीपल में। ओके, नियरली 80% रूरल हाउस होल्ड इन द इंडिया इज द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। तो दिस फार्मर नीड टू बी द सपोर्टेड थ्रू द एडुकेट फैसिलिटी फॉर द टाइमली डिलीवरी ऑफ द सीड, एग्रीकल्चर इम्पोर्ट क्रेडिट एंड द शॉर्टेज फैसिलिटी ऑफ द मार्केटिंग आउटलेट, ठीक है। तो भारत के अंदर 70% जनसंख्या जो है वो खेती से संबंधित है, ठीक है। और वो जो फार्मर है वो क्या चाहते हैं? फार्मर चाहते हैं उन्हें समय पर बीज मिले, ठीक है, समय पर वो खेती के सामान मिले, और वो क्या कर सकें? मतलब उन्हें पैसा भी मिले, क्रेडिट भी मिल जाए टाइम पे, ठीक है, और स्टोरेज भी फैसिलिटी भी मिल जाए, और मार्केटिंग आउटलेट भी उनकी हो सके। क्लियर है यहाँ तक? रिया क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। इन द अर्बन एरिया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंपेरिज फैमिली और नेम मेनली of the worker in the small scale industries, casual worker is construction, trade and the transport etc। तो यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, पहले हम किसकी बात कर रहे थे? रूरल एरिया की। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ हमें दिखाई देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वर्कर्स, ठीक है, यानी छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोग, या इसके अलावा हमें दिखाई देते हैं कैजुअल वर्कर। तो कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ पैसा कमाते हैं, तो ऐसे वर्कर को कैजुअल वर्कर कहा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो लोग अपना मतलब यूज़ करते हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो दोज हु वर्क एज द स्ट्रीट वेंडर एंड द हेड लोड वर्कर, ठीक है, गारमेंट मेकर, रैक पिकर, ठीक है, पिकर एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड द गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द प्रोक्योरिंग रॉ मटीरियल एंड द मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, ठीक है। द कैजुअल वर्कर इज़ द बोथ रूरल एंड द अर्बन एरिया इज़ द नीडेड टू द प्रोटेक्टेड। तो इसके अंदर और कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कूड़ा चुगने वाले, ठीक है, या सर पे बोझा ढोने वाले, ठीक है, या जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, छोटी दुकानें चलाने वाले, ठीक है। तो उन सबको भी सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। क्लियर है? वी ऑल्सो फाइंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और कुछ ऐसे वर्कर हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो शेड्यूल कास्ट यानी पिछड़ी जातियाँ, ठीक है, ट्राइब एंड द बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं? बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। तो फाइंड देम सेल्फ इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्कर, दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ऐसे वर्कर जो होते हैं वो किसका सामना करते हैं? सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। प्रोटेक्शन एंड द सपोर्ट to the unorganized sector worker is those necessary for the both economic and the social development। क्लियर? तो इसके अंदर क्या बोला गया कि सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर
ठीक है, इस दोस्त नेसेसरी। तो इसके अंदर सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, कौन से सेक्टरों को, इकोनॉमिक हो चाहे सोशल डेवलपमेंट के लिए हो। क्लियर है बात? तो सपोर्ट देने से सोशल डेवलपमेंट ईजी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सेक्टर इन द टर्म ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑनरशिप के आधार पर किस प्रकार से सेक्टर्स को बांटा जाता है। तो ऑनरशिप के आधार पे जो है हमारे सेक्टर होते हैं बेटा, जैसे हमने कह दिया पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो कैसे पहचान करेगी कौन सा सेक्टर क्या है, कि कौन सा पब्लिक है या कौन सा प्राइवेट सेक्टर है। क्लियर? तो हमारा टॉपिक हो गया कि सेक्टरों की पहचान करनी है हमें, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों की। ठीक है, तो अदर वे ऑफ द क्लासीफाइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू द सेक्टर कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ ऑन्स द एसेट एंड द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर द डिलीवरी ऑफ द सर्विस, जिसके अंदर एसेट का कोई एक मालिक होता है और उसकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो सर्विस कैसे प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं? The government own the most of the asset and the provide all the service, ठीक है। in the private sector ownership of the asset, ठीक है, and the delivery of service is in the hand of the private industry or companies। तो रेलवे, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, वेयर एज द कंपनी लाइक अ टाटा आयरन, ठीक है, और स्टील और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये पूरा एक ही नाम है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टिस्को। तो पेपर में एक नाम आ जाता है, टिस्को का पूरा नाम बताओ। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्राइवेट का एक एग्जांपल दो, तो वो भी आ जाएगा टिस्को। ठीक है, ओके। रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, RIL इज़ द ऑल्सो प्राइवेट ऑन। क्लियर है? तो मैंने दो प्राइवेट सेक्टरों के नाम बताए आपको, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री। ओके, तो एक्टिविटी इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू द अर्न प्रॉफिट। तो इनका जो मोटिव होता है, जो इनका एम होता है, वो क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। क्या एम होता है इनका? मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर टू गेट द सच द सर्विस, ठीक है, वी हैव टू पे द मनी ऑफ दीज द इंडस्ट्रीज and companies. The purpose of the public sector is not just the earn of profit, the government rise of the money through the taxes, ठीक है, एंड अदर वे द मीट द एक्सपेंशन। और उसके अदर में अगर हम बात करते हैं कि सर्विस अगर गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो गवर्नमेंट जो अपनी इनकम करती है वो कहाँ से कमाती है? तो पहली बात कि गवर्नमेंट का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। दूसरा, जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो कंपनीज़ और इंडिविजुअल के टैक्सेस के द्वारा होती है। ठीक है, कि जो लोग हम लोग टैक्सेस जमा करते हैं, जो कंपनीज टैक्सेस जमा करती है, तो उसके द्वारा गवर्नमेंट की इनकम होती है, जिससे वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ऑन द सर्विस इज रेंडर्ड बाय इट द मॉडर्न डे द गवर्नमेंट स्पेंड, ठीक है, अ होल रेंज ऑफ द एक्टिविटी। व्हाट आर दीज द एक्टिविटीज़? तो वाई डू द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द सच एक्टिविटी? तो यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है। तो खर्च कौन सी एक्टिविटी में करती है? रोड बनाने में, बांध बनाने में, पुल बनाने में, और बहुत सारी पॉलिसीज़ है जिसपे गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। ओके, तो देयर आर द सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट द रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि समाज के लिए उपयोगी है, ठीक है, तो उसे प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड नहीं करा सकती। फॉर एग्जांपल कोरोना का इंजेक्शन, ठीक है, अगर हम उसी की बात करें तो उसे गवर्नमेंट तो हमें फ्री में प्रोवाइड करा रही है, पर पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, वो उसे फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकती। उसमें वो कॉस्ट और प्रॉफिट हमेशा जोड़कर चलेंगे, क्योंकि उनका मोटिवेशन ही क्या है? प्रॉफिट। जिस चीज़ में उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा वो नहीं बेचेंगे उसे। ओके, वाई द सम ऑफ दीज द नीडेड द स्पेंडिंग द लार्ज सम ऑफ द मनी एंड विच बी बायोंड द कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि ऐसा क्यों है उनकी ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में जो है, मतलब लार्ज अमाउंट में पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इतना सारा पैसा जो है कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। क्लियर है बात? ओके, तो आगे आता ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ द पीपल हु यूज़ द फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। ठीक है, और पूरे मतलब बहुत सारे लोगों को किसी सर्विस को देकर उनसे पैसे इकट्ठे करना कोई आसान काम नहीं है। तो इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड बी चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर द यूज़। ठीक है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसके ज़्यादा चार्जेस लगाएगा। ठीक है, बट द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन ऑफ द रोड, ठीक है, ब्रिज, ठीक है, ओके, रोड, ब्रिज, हाँ, रेलवे, ठीक है, और हार्बर्स,
जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कुछ ऐसे काम है जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू द डैम, and those the government have to undertake the such heavy spending and ensure that these facility are the valuable, ठीक है, for everyone, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो सबके लिए क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ओके, दे आर सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज इट। फॉर example, selling electricity at the cost of the generation may the push up the cost of the production of the goods in many industries. The many unit, especially small scale unit, may have to shut down, and the government there the startup by the producing and supplying the electricity at the rate which these the industries can afford. The government has bear the part of the कॉस्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें प्राइवेट जो है बंद कर देती है। क्यों बंद कर देती है? क्योंकि वो उसकी कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाती। तो ऐसे जितने भी सेक्टर होते हैं उन सबको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है, याद रहेगा। ओके, सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाय टू द व्हीट, इसी तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? अनाज खरीदती है, राइस खरीदती है, एंड द फार्मर टू द फेयर प्राइस, फेयर प्राइस पर। फेयर प्राइस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्राइस जो कि मार्केट में दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इसे सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। तो इट इज़ द स्टोर द गोडाउन, और उस अनाज को और गेहूं को स्टोर कर लिया जाता है, एंड द सेल एट द लो प्राइस टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को कम कीमत पर प्रोवाइड कराया जाता है राशन शॉप्स के थ्रू। क्लियर है? जैसा कि आप समझते भी हैं कि अगर हम राशन शॉप के थ्रू, जैसे अभी हम बात करें कि कोरोना टाइम चल रहा है तो अनाज दिया जाएगा डबल, तो कैसे दिया जाएगा? कहाँ से आएगा? तो गोडाउन से आएगा। कि सरकार क्या करेगी? उसमें गोडाउन में रखे हुए अनाज को कम कीमत पर लोगों को प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है? तो यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन द फूड सिक्योरिटी। तो ये सारा कुछ हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था फूड सिक्योरिटी, उसके अंदर भी था। क्लियर है? तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी द बियर सम ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, इन विच इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट द बोथ द फार्मर एंड द कंज्यूमर। क्लियर? तो यहाँ पे बात आती है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो सपोर्ट करती है, जो हमने अभी पढ़ा ना फेयर प्राइस या सपोर्ट प्राइस, तो वो क्यों दी जाती है? वो फार्मर को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द एक्टिविटी विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, तो गवर्नमेंट इस पर खर्च करती है। प्रोवाइडिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ऑल ऑफ द वन एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल है हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ में भी कौन खर्च करता है? गवर्नमेंट सेक्टर खर्च करता है, ठीक है। तो वी हैव द डिस्कस द सम ऑफ दीज द इशू ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, रनिंग फॉर प्रॉपर स्कूल एंड द प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द पर्टिकुलर एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में कुछ परेशानियों को पढ़ा था, जिसमें ये था कि एजुकेशन फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, या हम बात कर रहे थे कि एलिमेंट्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कौन तय करता है? ये सब गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। इंडिया साइज टू द लिटरेट पॉपुलेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अनपढ़, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, तो जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ है वो किस में रहते हैं? वो हमारे इंडिया में रहते हैं। क्लियर? तो सिमिलर वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज द चिल्ड्रन आर माल न्यूट्रिशन, ये मार्क कर लो वर्ड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, ठीक है। एंड अ क्वार्टर ऑफ दैम आर क्रिटिकली इल, और उससे चौथाई जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा बीमार है किसी ना किसी तौर पे। तो वी हैव रीड अबाउट द इनफाइनाइट मॉनेटरी रेट, जिसकी वजह से हमें एक ऊंची इनफाइनाइटरी मॉनेटरी रेट देखने को मिलती है। क्या होती है इनफाइनाइट मॉनेटरी रेट? जिसके अंदर 1 साल से छोटे बच्चे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। क्लियर? तो इनफाइनाइटरी मॉनेटरी रेट उड़ीसा इन 53, ठीक है, पर 1000 देखा जाता है इसे, ओके। तो 53 पर 1000, एंड द मध्य प्रदेश 56, ठीक है, इन हायर देन द सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन इन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पुअरेस्ट रीजन कहलाते हैं, यानी सबसे गरीब एक तरह से, ओके। तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीडेड पे द अटेंशन द स्पेंड ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो गवर्नमेंट को इस दिशा में अपना ध्यान देना चाहिए, पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कराना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एंड द फूड एंड द न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके लिए हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करानी जानी चाहिए। क्लियर है? ओके। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ take care of the poorest and the most ignored region of the country
थ्रू द इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑफ द सच एरियाज़। तो ऐसे जो हमारी स्टेट्स हैं या ऐसे जो क्षेत्र है जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनमें भी ध्यान दिया जाना चाहिए। क्लियर है बात? ओके। तो इसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे ट्राई करने हैं, ठीक है? जो नहीं समझ आएंगे वो मुझसे पूछोगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी जिसके आधार पे हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू। मैं नमस्कार द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी।